रेगुलेटिंग एक्ट 7073। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों जो संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण जो दोस्तों संसदीय कानून था। इस कानून के कारण कंपनियां थी, जितनी भी कंपनियां थी ब्रिटिश की, वो अपने आप में उसने जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने गठन के रूप में परिवर्तित किया था। तो ये ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ चुकी थी जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पर रेगुलेटिंग एक्ट इसका जो बिहेवियर था जल्दी से बेकार सिद्ध हुआ, क्योंकि ये भारतीयों के लिए तो लाया ही नहीं गया था, ये तो नुकसानदायक होने ही वाला था और ये अपने लिए स्वार्थ के लिए लाया गया था, जिसके द्वारा अपना ब्रिटिश रूल और बढ़ाया जा सके वहाँ पे और नियंत्रण में किया जा सके। इसके कारण तो ब्रिटिश सरकार जो अपनी कंपनी जो प्रभावित था उसको नियंत्रण में पूरा ले लिया, और जो भारत के जो भी नागरिक थे उनको तो दोस्तों शुरू से ही कष्ट दिया। उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट ज़्यादा साबित हो नहीं पाया। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था किस लिए आया था और क्या कारण थे। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके कार्यों को नियमित करने के लिए सबसे पहला ब्रिटिश कंपनी ने कदम उठाया था। और इसके जो पहली बार ये जब लाया गया तो इसकी कुछ विशेषताएं थी कि इस अधिनियम के अंदर जो भारत का गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर के जनरल के पद के नाम से दिया, उसको बदल दिया, यानी कि उस समय से बंगाल का गवर्नर कहे जाने लगा। ये पद का नाम रख दिया जो वो भारत में आया। और इसके अंदर सदस्य जो एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था इसी में ही। और दोस्तों, इसकी बात करें तो इसके जो मद्रास बम्बई के अंदर जो गवर्नर जनरल थे और बंगाल के गवर्नर जनरल, इन सब के जो जितने भी थे ये अधीन हो चुके थे। जो मद्रास था और जो बम्बई था वो गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। जबकि पहले जो प्रेसिडेंसी थे वो पहले अलग थे, यानी कि पहले बम्बई मद्रास ये बंगाल ये सब अलग थे, यानी कि इनके अधीन में थे नहीं। लेकिन जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो ये सब इसके जो गवर्नर था उसके अधीन हो जाते हैं। और जो गवर्नर का था उसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से दिया जाने लगा। और इसके अधिनियम के अंदर लगभग 1774 के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस समय, तो उसकी मुख्य न्यायाधीश कुल एक होता था, जो 3 थे और अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी कि कुल चार न्यायाधीश होते थे। और इसके अंदर ये जब पारित हुआ था तो इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो निजी व्यापारी थे और जो भारतीय लोगों को बाहर जैसे रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। और इस अधिनियम के अंदर जो ब्रिटिश जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी कि कंपनी का गवर्निंग जो बॉडी थी, उसके अंदर नियंत्रण इसका पूरा सशक्त कर लिया, यानी कि ब्रिटिश रूल का शासन बढ़ने लगा। और ये दोस्तों जाहिर था कि चल नहीं सकता था, ये भारत की ज़्यादा दिन टिकता नहीं है जब 1857 की क्रांति होती है। तो चलते हैं दोस्तों फिर और समझते हैं। जब ये इसके अंदर राजस्व की मांग थी वो भी बढ़ा दी गई थी। सैन्य मामलों की जानकारी जो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था, यानी कि जितने जो भी राजस्व का कार्य है और नागरिकों के बारे में और सैन्य मामले हैं और ब्रिटिश रूल को जो थे उसको जानकारी देना ज़रूरी था इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके बाद ये सफल हो नहीं पाता। इसके बाद आता 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो 1773 में कमियों को दूर करने के लिए जो उसको जब लाया गया था वो कर तो पाया नहीं था। उसको अधिनियम इसके अंदर 1781 में लाया गया था, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पाया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जब उसके अंदर अधिनियम लाया गया था, इसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें कुछ उसके विशेषताएं थी। इसके अंदर क्या था दोस्तों कि जो कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए थे। कंपनी की जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, ध्यान से समझना है दोस्तों इसको। और इसने जो निदेशक मंडल थे या वे व्यापारिक जो अधीक्षण थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो जिसको हम नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया था इसके अंदर। और इसके अंदर जो द्वैत शासन की व्यवस्था को आरंभ किया गया था, इनकी ड्यूअल सिस्टम लाया गया। और नियंत्रण बोर्ड की शक्ति ज़्यादा थी इसके अंदर, ब्रिटिश के अंदर नियंत्रित था। और सभी जो नागरिक थे, भारत के राजस्व गतिविधियाँ सब ब्रिटिश रूल के अंदर आ गई थी। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से इसको लाया गया, ये ठीक तो था नहीं। इसके अंदर अधिनियम लाया जाता है, लेकिन दोस्तों अधिनियम को हम समझेंगे अभी इसी के अंदर। इस प्रकार जब ये अधिनियम बढ़ जाता है दो कारणों में, ब्रिटिश आधिपत्य में और दूसरा ब्रिटिश सरकार के भारतीय जो कंपनियां थी उसमें। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों पूरा नियंत्रण
जो भारत का जो शासन था जब ब्रिटिश रूल के नियंत्रण में लाया गया तब जा ये पिट्स इंडिया एक्ट हो। इसके बाद आता है दोस्तों जो 1793 में चार्टर एक्ट, तो उसके बारे में सुने थे दोस्तों। चार्टर एक्ट, इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों कि ये लॉर्ड कर्नवालिस की जो निर्णय थे इसके अंदर बताए गए थे कि जो गवर्नर जनरल है, जो प्रेसिडेंसी है, वो जो गवर्नर है वहाँ तक विस्तारित रहेगी, यानी कि ये यहीं तक रहेगा, काउंसलिंग यहाँ तक ये निर्णय थे यही करेगा जो भी करेगा, जो लॉर्ड कर्नवालिस था यहाँ का। और जितनी भी ताकत थी वो गवर्नर जनरल के जो अधीनस्थ में हो चुकी थी, जैसे बम्बई हो गया, मद्रास, ये सब जो प्रेसिडेंसी थे इनके नियंत्रण में सारी शक्ति आ चुकी थी। और ये जो व्यापार था जितना भी 20 वर्ष तक चलने वाला इसकी जो अवधि थी वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जितना भी एक अधिकार था भारत के अंदर व्यापार के बारे में। और इसमें कमांडर चीफ थे, उनको जो गवर्नर जनरल थे उनको अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, यानी कि जो जनरल होते थे वो ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो किस तरीके से वो अपना प्रेसिडेंसी रखते हैं और उनकी बस उनको नियुक्त किया जाता था, यानी कि इसके अंदर दोस्तों भारत के लिए कुछ भी लाभदायक तो था नहीं, चलने वाला था नहीं, इसकी अनिवार्यता ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आता है दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 में, इसके बारे में सुने थे दोस्तों। इस कानून ने भारत की जो कंपनियां थी वो व्यापार को जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीय व्यापार के जितने भी कार्य थे सब जो व्यापार था, जैसे चीन से व्यापार हो गया चाय के लिए तो वो वहाँ से खोल देगा, यानी कि सब व्यापार को बढ़ावा दिया इसके अंदर कंपनी के अंदर। और यानी कि भारत के लिए कोई लाभदायक तो था नहीं। इस कानून से भारत की कंपनी जो शासित ब्रिटेन ने जो इसके अंदर राज की प्रभुत्ता को बढ़ाया। और इस कानून के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बाशिंदे थे, हमें मूल बाशिंदे के बारे में, संथाल के बारे में ये सब हमने पढ़ा है। इसके अंदर शिक्षा प्रसार की जो पश्चिमी शिक्षा थी इसके अंदर लाया गया था, यानी कि जो भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा का उद्भव था वो यहीं से ही हुआ जब चार्टर एक्ट 1813 आया था। इसी के अंदर मिशनरियों को भेजा गया था भारत के अंदर, जिसके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी थी वो फैलाई गई थी पूरी, जैसे अफ्रीका में हम समझ सकते हैं दोस्तों, अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी उस समय, और दोस्तों फिर ये भारत में फैलाई गई। और इस कानून ने भारत की जो स्थानीय सरकारें हैं जो व्यक्तियों पर कर लगाने शुरू कर दिए और उसको फिर मांगना शुरू कर दिया। कर भुगतान नहीं करते थे तो इनको दंड की व्यवस्था करती थी। जैसे हम जान सकते हैं कि जो सन क्लॉसेस विधि थी, जो सूर्यास्त विधि थी, इस्तेमाली बंदोबस्त हो गया, ये सभी इस समय लागू किए गए थे दोस्तों। इसलिए आंदोलन हुए थे जो 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद आते हैं दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में कि किस तरीके से लाया गया था। 1833 का दोस्तों क्या है कि हर साल बाद आता था, यानी कि हर 20 साल बाद, जो मैंने पहले बताया कि जब 1793 में बताया गया कि इसकी जो कार्यकाल था वो 20 वर्ष तक बढ़ाया दिया गया था, यानी कि जो हर ये 20 साल बाद होता था। और जो चार्टर एक्ट का मैंने बताया 1813 का, उसके अंदर हमने समझा कि ब्रिटिश रूल ने सारे व्यापार को मार्ग खोल दिया, यानी कि कंपनी का व्यापार जो भी एक अधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि कंपनी सभी की जगह व्यापार करेगी ये। तो आप समझते दोस्तों 1833 का चार्टर अमेंडमेंट क्या हुआ था, उसके अंदर वो जो एक्ट आया था हर 20 साल बाद आता था। तो इसके बारे में समझ लेते दोस्तों कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसके अंदर क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, वो जो पद था वो गवर्नर जनरल में बना दिया, यानी कि जिसमें सभी नागरिकों के लिए सैन्य शक्ति निहित थी। और इसके अंदर अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय जो पूरा नियंत्रण था वो पूरा ले सकती थी, यानी कि इसमें जो गवर्नर जनरल पद था, जो सबसे पहला जो गवर्नर बनाया, यानी कि पहले बंगाल के जो गवर्नर होते थे वो विधि समाप्त कर दिया, अब सिर्फ गवर्नर जनरल रहा। और जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद आते हैं दोस्तों जो इसने मद्रास के जो बम्बई गवर्नर जनरल विधायिका थी जो संबंधी जो वो वंचित कर दिया वहाँ से, यानी कि कोई भी वहाँ पे रूल नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नर नहीं करेंगे। और जो बम्बई और मद्रास थे वहाँ से समाप्त कर दिया, और भारत के गवर्नर जनरल एक ही रहता था पूरे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसके अंदर जैसे जो विधायिका थी उसकी असीमित अधिकार प्रदान कर दिया, यानी कि कोई भी शक्ति इसके अंदर थी नहीं। और जो भी कानून बनाएगा वो एक्ट या अधिनियम में कहा गया था, तो जो भी कानून बनेगा वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि गवर्नर जो वो हैं वो नहीं बना सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो व्यापारिक जो निकाय था
उसके अंदर जो गतिविधियाँ थी वो भी समाप्त कर दी, यानी कि जो पहले का व्यापार होता था वो भी ख़त्म कर दिया। और अब जो विशुद्ध तरीके से निकाय बना गया है, इसके तहत जो कंपनी का अधिकार थे वो ब्रिटिश राजशाही यानी कि उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत पर कब्जे में रहे, यानी कि जो भी कार्य थे वो ब्रिटिश जो शासन था उसी के हाथ में आ चुका था। इसी के अंदर जो 1833 के आसपास जो सिविल सेवक की चयन थे वो खुली प्रतियोगिता आयोजन कर दी, यानी कि उनकी ही मर्जी से जो भी होगा, जो सिविल सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको चुना जाएगा। और इसमें कहा गया कि जो कंपनी भारतीय कार्यालय में जो रोजगार हासिल करने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा किसी को भी। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसमें प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया था, किसी को नहीं लाया गया इसके अंदर। भारत को तो हमेशा शुरू से ही अंग्रेज ब्रिटिश रूल रहा, इसके अंदर ब्रिटिश शासन रहा, इसको ख़त्म कर दिया था। यानी कि भारत की तो जो नागरिक थे उनको साथ ये ब्रिटिश रूल इतना खतरनाक था कि लोगों को इतना दुखी करे। लेकिन दोस्तों कुछ सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मायने में सही नहीं रख सकता ये। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में कि क्या आता है जब अमेंडमेंट इसके अंदर होता है, जब एक्ट आता है। अमेंडमेंट दोस्तों उसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से एक्ट होता है और अमेंडमेंट क्या होता है। जब अधिनियम आया, कानून पारित हुआ, तो उसके बाद समझते दोस्तों 1793 के आसपास 1893 जो 1793 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस दौरान कई बदलाव किए गए और संवैधानिक दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसने सबसे पहले बार जो गवर्नर जनरल का पद था और जो विधायी एवं जो प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया, यानी कि अब गवर्नर और जो विधायी कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं जो गवर्नर नहीं करेगा, अलग कर दिए ये सब कार्य। इसके तहत जो परिषद थे 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसके अंदर जो जिन्हें हम विधान पार्षद कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसे गवर्नर जनरल की कई जो नई विधान परिषद थी इसके अंदर गठन किए गए थे, तो ये अलग कर दिया। और विधान परिषद जिसे हम कहा जाता है आज, और जो इसके बारे में हम समझे कि एक छोटी संसद के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझा दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने ये, हम जानते हैं कि जो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसने जो सिविल सर्विस थे उसके लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जो पहले 1833 में बंद कर दी गई थी। और इसके बाद दोस्तों आता है 1854 के आसपास, जब मैकॉले समिति का नियुक्ति किया गया था। मैकॉले समिति यानी कि जो सिविल सर्वेंट थे उनको खुला प्रतियोगिता के अंदर आने दिया जाए, यानी कि वो बन सकते हैं, जो भारतीय है चाहे जो भी हो। फिर इसके बाद इसने जो कंपनी का शासन था विस्तारित करने बढ़ाना शुरू कर दिया। जो इंग्लैंड के राजशाही जो विश्वास थे उसके अंदर कब्जे शुरू होने लगे दोस्तों। अब इतना तो था कि ये भारत के ऊपर कब्जा कर रहे थे इसी तरीके से कि एक्ट लाते रहे, लेकिन दोस्तों भारत के लिए तो लाया नहीं गया था, एक खुद कंपनी के शासन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय जो विधान परिषद थी इसके अंदर प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया। जो गवर्नर जनरल का परिषद के जो छः नए सदस्य थे, जिससे चार का जो चुनाव बंगाल में था, मद्रास जैसे बम्बई या आगरा स्थानीय, ये अलग अलग बार दिए थे। और जो मैंने पहले बताया 1793 में जो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड वर्निन हेस्टिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा समझा इतिहास के बारे में कि जब कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बाद किस तरीके से शासन चला। और दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और इससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बात करेंगे जो 1858 में 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद क्या क्या एक्ट आते हैं, क्या क्या अधिनियम होते हैं, उसके अंदर क्या क्या पारित होते हैं, ये सब उस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।